तो वेलकम टू येट अनदर इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ आस्क मी एनीथिंग, जहां पर दोस्तों आप मेरे से फाइनेंस इंडस्ट्री से जुड़े और फाइनेंस करियर से जुड़े अपने सवाल पूछते हैं और मैं अपने अनुभव से आपको उनका ऑब्जेक्टिव आंसर देने की कोशिश करता हूं। सो दोस्तों, आज हमारे पास जिनका सवाल आया है वो है कवीन राजा जी। ये क्या बोल रहे हैं? ये बोलते हैं कि सर, आई एम अ माइनिंग इंजीनियर ग्रेजुएट 2023 बैच एंड आई एम करेंटली वर्किंग इन अ माइनिंग कंपनी, but I want to get into investment banking. Please guide me how to get into investment banking and how to change my career from mining to investment banking. Is it possible? If yes, kindly provide a valuable insights about CFA. बहुत अच्छा यार। सो कविन राजा जी, आई थिंक बहुत सारे इंजीनियर्स हैं यार, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं इंजीनियर्स की क्वेरीज लेता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इंजीनियर था एक पॉइंट इन टाइम पे। और यार, मुझे हमेशा यही लगता है कि इंजीनियर्स का जो रोल है, राइट, वो काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग रोल्स होते हैं, भले वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, माइनिंग इंजीनियरिंग हो, केमिकल इंजीनियरिंग हो, एट्सेट्रा। काफ़ी अच्छे रोल्स होते हैं। बट यार, प्रॉब्लम क्या होती है जो मुझे दिख रही थी अपने करियर के शुरुआत में, और जो आपको भी आज दिख रही होगी, वो ये कि यार हमारे करियर्स जो होते हैं इंजीनियर्स के, वो बहुत ही बैक एंड ओरिएंटेड हो जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है यार कि हमारा ग्रोथ जो है वो कैप हो जाती है, क्योंकि बैक एंड रोल में आपको कोई बताता है कुछ करने के लिए और आप वो करते हैं। आप एक्चुअली में मार्केट से, डिसीजन मेकर से, इन्वेस्टर से, क्लाइंट से बहुत लिमिटेड इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ वो लिमिटेड होती है कंपनी में, क्योंकि आप एक एग्जीक्यूशन, एक ट्रांजैक्शन का काम करते हैं रादर देन डिसीजन मेकिंग का। इसी रीज़न से मुझे भी कोडिंग बहुत अच्छी लगती थी। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरह काम शुरू किया था। बहुत अच्छी मुझे कोडिंग लगती थी, कैसे सॉफ्टवेयर्स लिखने हैं, एल्गोरिदम्स लिखने हैं, एटसेट्रा, वो काफ़ी अच्छा लगता था। बट प्रॉब्लम क्या होती थी यार कि वो बैकएंड होने की वजह से मुझे भी दिख गया था कि जो मेरे सीनियर्स हैं और मैं हूँ, जो जो करियर प्रोग्रेशन में चल रहा था, वो एक पॉइंट के बाद कैप हो जानी थी, वो एक्सपोनेंशियल पाथ नहीं बनता। एंड हेंस यार, जो है, मैंने डिसाइड किया था सीएफए करने का, ताकि मैं फ्रंट एंड रोल्स में आ पाऊँ, जिसमें आप डिसीजन मेकर से इंटरेक्ट करते हैं, क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स इन दी कंपनी से इंटरेक्ट करते हैं, कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी इनसाइट्स लेते हैं, और आप कंपनी में एक कंपनी का फ्यूचर कैसे डिसाइड होगा वो डिसाइड करते हैं, राइट। क्या चॉइसेस लेनी होंगी, क्या चीज़ें करनी होंगी जिससे कंपनी का फ्यूचर बेटर होगा, वो आप डिसाइड करते हैं। और ये जब आप करते हैं तो बाय डिज़ाइन आपका रोल ट्रांजैक्शनल से उठकर डिसीजन मेकर का बन जाता है, और डिसीजन मेकर्स बाय डिज़ाइन, उनकी जो ग्रोथ होती है किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री में, वो बहुत पावरफुल होती है। मैंने क्यों आपको यार ये चीज़ डिटेल में बताई, क्योंकि ना केवल आप, बट लाखों इंजीनियर्स जो ये वीडियो देखेंगे आगे, राइट, उनके लिए ये बहुत, वाई उनका क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वाई क्लियर है तो उसके आगे जो आपने सवाल पूछा है वो बहुत ईजी हो जाएगा। अब पॉइंट नंबर 2 समझते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या? पॉइंट नंबर 2 है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्यों इतनी ल्यूक्रेटिव है, क्यों इतने सारे इंजीनियर्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना चाहते हैं। रोल्स तो और भी फाइनेंस के अंदर होते हैं, और भी बहुत सारे रोल्स होते हैं, सेल्स के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ही क्यों? क्योंकि दोस्तों, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आप काफ़ी जो रोल है, उसमें आप जो काम कर रहे होते हैं वो काफ़ी एक्साइटिंग होता है। आप किस टाइप के काम कर रहे होते हैं? जैसे जोमेटो को, ब्लिंकिट को खरीदना है, तो ये जो कॉल लिया होगा ना, ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने लिया होगा। जोमेटो ने जब अपने आप को लिस्ट किया 2020-21 में, तो ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने उनके लिए डिसाइड किया होगा कि किस प्राइस में लिस्ट करिए, क्या कितनी वैल्यूएशन में लिस्ट करिए, किस समय लिस्ट करिए, राइट, अपनी स्टोरी कैसे बनाइए, इन्वेस्टर्स के पास कैसे उनको एक्साइट करिए, एटसेट्रा, राइट। तो ये सारे जो डिसीजंस होते हैं कि क्या, कब लिस्टिंग करनी है, किस कंपनी को अक्वायर करना है, कौन सा डिवीजन आपका खराब कर रहा है जिसको बेचना है। जैसे उबर, जो टैक्सी हेलिंग सर्विस है, उसका एक डिवीजन था उबर ईट्स, बट वो बाद में जाकर उबर ने बेच दिया, राइट। तो वो क्यों बेचा? क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने एनालाइज करके बताया होगा कि यार आपकी लॉन्ग टर्म, आपकी फ्यूचरिस्टिक स्ट्रेटजी में ये नहीं बैठ रहा। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बहुत ही शानदार रोल प्ले करते हैं कंपनी का भविष्य डिसाइड करने के लिए, थ्रू मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, थ्रू लिस्टिंग, थ्रू फंड मैनेजमेंट, राइट, थ्रू ओपनिंग ऑफ न्यू जोग्राफीज, कि अगर जो है टाटा को कल को जो है लंदन में अपना डिवीजन खोलना है, तो वहाँ कैसे खोलना है, खुद से खोलना है, किसी कंपनी को बाय करना है, किस प्राइस में बाय करना है, अगर जो है खुद से खोलना है अपना डिवीजन, तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, किस प्राइस पॉइंट में अपना माल सेल करना है, किस तरीके से अपनी ओवरऑल पीएनएल को देखना है, ग्रोथ प्लान करना है, फंड्स को अक्वायर करना है ताकि ग्रो कर पाएँ। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट बैंकर्स करते हैं, और आपको अब तक ज्ञान लग गया होगा कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की ये सारी चीज़ें इतनी एक्साइटिंग होती हैं, इतना फार रीचिंग इम्पैक्ट होता है किसी भी कंपनी के लिए, कि ऑटोमेटिकली जो भी इन रोल्स में होते हैं, ना केवल उनको अपना रोल बहुत सेटिस्फाइंग लगता है, बट साथ ही साथ यार वो बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी अपने करियर में डेवलप करते हैं। क्योंकि एकदम सिंपल है, कर भला तो हो भला। जब आप कंपनी को अच्छा करके देंगे, उसके फ्यूचर में योगदान देंगे, तो कंपनी भी फिर आपको बोनस, सैलरी अच्छी देगी। तो इसलिए लोग जो है
काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरेस्टेड होते हैं। लास्टली यार, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जो प्रोफाइल है ना, वो आगे आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी के थ्रू, एआई के थ्रू जो जॉब्स खत्म होंगी, वो उसको भी ओवरकम करेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बहुत सारे जो एनालिसिस करते हैं वो ह्यूमन इंटेलिजेंस पे बिल्ट होती है, इंटरपर्सनल स्किल्स पे बिल्ट होती है, क्योंकि जब आप खरीदते हैं किसी कंपनी को, बेचते हैं किसी कंपनी को, तो यहाँ पर सीईओज के ईगोज़, दोनों कंपनी जो खरीद रही है और जो बिक रही है, दोनों के सीनियर स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना, अलग-अलग व्यू पॉइंट्स लेकर आना, ये सारे भी काम करती है। ऐसे इनसाइट्स लेके आना जो टेक्नोलॉजी नहीं ला पाती है, राइट? जैसे मान लीजिए जो है, आपको किसी कंपनी को देखकर लगेगा कि अरे यार, ये कंपनी तो बहुत अच्छा कर रही है, बट आप जब उस कंपनी के बेटे से मिल रहे हैं जो उसका नेक्स्ट सेट ऑफ सीईओ बनने वाला है, तो आपको उसकी बातों से पता लगता है कि अरे यार, कंपनी तो अच्छा कर रही है, बट बेटा तो किसी और ही चीज़ में इंटरेस्टेड है, तो लॉन्ग टर्म में तो ये इंटरेस्टेड नहीं है इस धंधे को चलाने के लिए, तो क्या ये कंपनी बेच सकते हैं? अब ये चैट जीपीटी आपको नहीं बता पाएगा, एंड हेंस एआई, चैट जीपीटी एटसेट्रा से भी ऊपर उठकर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो है काम करते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल स्किल्स और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के भी गुण लेके आते हैं, जो आगे आने वाले समय में भी उपयोगी होंगे, और आगे आने वाले समय में भी टेक्नोलॉजी से इस रोल पर प्रभाव कम पड़ेगा। अब पॉइंट नंबर 3, कि अब जब आपको पता लग गया कि क्यों इंजीनियर्स फाइनेंस डोमेन में आना चाहते हैं, क्यों इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इतना लुक्रेटिव है, तो पॉइंट नंबर 3 है यार कि इसमें आगे कैसे बढ़ें। तो बहुत सिंपल है यार, 2 चीज़ें हैं। एक है, आपको हाइजीन कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है। हाइजीन का मतलब क्या है कि यार, अगर आप जो है क्रिकेटर बनना चाहते हैं, फुटबॉलर बनना चाहते हैं, हॉकी खेलना चाहते हैं, वॉलीबॉल खेलना चाहते हैं, ओलंपिक्स में कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ भी स्पोर्ट खेलना चाहते हैं, तो आप वो स्पोर्ट खेलने से पहले आपको एक हाइजीन ध्यान देना पड़ेगा ना। वो क्या है कि आपको बाय डिज़ाइन फिट तो होना ही पड़ेगा। कोई भी स्पोर्ट ऐसा नहीं है जिसमें आप आलसी रह के जो है आपका काम हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं हाइजीन, बेसिक, कि क्या वो बेसिक चीज़ है जो तो आपको रखनी ही है। नहीं तो आप कोई भी डोमेन में जाना चाहते हैं, फाइनेंस के डोमेन में, आप वो नहीं जा सकते। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी जाने के लिए वो जो हाइजीन चीज़ है, वो क्या है? वो है दोस्तों कि आपको फाइनेंशियल वर्ल्ड में, बोथ इंडिया एज़ वेल एज़ आउटसाइड, बिज़नेस वर्ल्ड में जो भी चीज़ें घट रही हैं, जो भी अ, नई-नई कंपनियाँ कर रही हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस, ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, व्हिच मीन्स कि फाइनेंशियल न्यूज़पेपर आपको रेगुलरली पढ़ते रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको ज्ञान ही नहीं है कि कौन सी नई कंपनी आ रही है, क्या कर रही है, एटसेट्रा, तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में किस तरह से हेल्प करेंगे नई कंपनी को एक्वायर करने में या पुराने डिविजन्स को सेल ऑफ करने में, जब आपको पता ही नहीं होगा, हवा ही नहीं होगी कि बाजार में क्या चल रहा है। इसीलिए ये हाइजीन है। अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहते हैं, तो जो है यार, आपको ये जनरल नॉलेज अबाउट फाइनेंस एंड बिजनेस वर्ल्ड बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और ये बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको कष्ट नहीं करना है। आप अगर जो है बहुत ही सिंपली, अगर जो है आपने फाइनेंशियल न्यूज़पेपर जो है पढ़ना शुरू कर दिया हुआ है, राइट, तो आप बहुत ईजिली जो है यार इस चीज़ को आप बना सकते हैं, राइट। ठीक, तो ये हो गया हाइजीन। दूसरी चीज़ यार जो आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में लगती है, वो लगती है ब्रांड। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनियां होती हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियां, टाटा हो गई, जोमेटो हो गई, और बड़ी कंपनियों को जाकर पिच करती हैं कि सर, हमको अपॉर्चुनिटी दीजिए, हम ये सब जो है आपके लिए एनालाइज करके बता सकते हैं कि आप किस कंपनी को एक्वायर करिए, किस कंपनी को, किस डिवीजन को बेचिए, कौन से नए कंट्रीज़ या रीजन्स को खोलिए। तो वो आगे पूछेगा ना कि ठीक है भाई, ओके गुड यार, मैं ये केस आपको देता हूँ, क्योंकि ये केस की तरह चलता है। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनियां किसी भी कंपनी के साथ 10 साल काम करती हैं। वो 6 महीना, साल भर का एक एंगेजमेंट साइन करती हैं। तो इस एंगेजमेंट में ये भी साइन होता है कि इस प्रोजेक्ट पे कौन काम करेगा, इस केस पे कौन काम करेगा। तो वहाँ दोस्तों, हर कंपनी चाहती है कि मेरे केस पे अच्छे लोग, ब्रांडेड लोग काम करें, जिनकी एक पेडिग्री हो। वो कहाँ से देखते हैं? वो आपके रिज्यूमे पे, प्रोफाइल में ये पेडिग्री देखते हैं। तो वहाँ पर जब आपके प्रोफाइल में CFA लिखा होता है, तो लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि आपके पास एक ग्लोबल ब्रांड है, जिसकी वजह से जो है आप उनके साथ जब जुड़ेंगे, तो अपने ग्लोबल ब्रांड की पावर को लाकर जो है उनको इनसाइट्स दे सकते हैं, राइट। और फाइनेंस के A to Z ऑफ फाइनेंस CFA के करिकुलम में कवर होता है। तो ये दोनों चीज़ें, कि ये ग्लोबल ब्रांड है प्लस A to Z ऑफ फाइनेंस इसमें कवर होता है, ये सब लोगों को पता है दोस्तों, फाइनेंशियल वर्ल्ड में, बिजनेस वर्ल्ड में। इसीलिए जब आपके प्रोफाइल में CFA होता है, तो ये आपको सुप्रीमली हेल्प करता है, राइट। अब आया फोर्थ पार्ट, कि यार जो CFA है उसमें तो 10 टॉपिक हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए वो क्या 2-4 बड़े सब्जेक्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं जिस पे आपको ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी चाहिए, राइट। आपको एग्जाम पास करने के लिए तो सारे 10 टॉपिक्स में निपुणता हासिल करनी पड़ेगी, बट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में पर्टिकुलरली जाने के लिए 3 बड़े टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से गुथे होने चाहिए, अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। वो है पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस, जिसमें इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लोज, रेशियोज, बैलेंस शीट्स के बारे में आपको बहुत ही डिटेल में आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही निपुणता से आपको आगे आना जरूरी है जब आप
इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के रोल्स में जाएंगे। नंबर 2, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कि कैसे वैल्यूएशंस करते हैं, किस तरीके से जो है स्टॉक्स वैल्यू होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एक बहुत बड़ा रोल आजकल प्ले करते हैं किसी भी कंपनी के लिए, कि उनको फंड रेज में मदद करते हैं, कि उनकी लिस्टिंग में मदद करते हैं, कि अगर उनको कल को पब्लिकली लिस्टेड होना है तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हेल्प करते हैं। तो किस तरीके से वैल्यूएशन डिसाइड होती है कंपनी की, किस तरह से स्टॉक वैल्यू होते हैं एक्सेट्रा, वो सारा आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट टॉपिक में पढ़ाया जाता है सीएफए के अंदर। और अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में चाहते हैं अपना आगे करियर बनाना, तो ये आपका सेकंड टॉपिक है। एंड थर्ड है यार क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स में यार खासकर हाइपोथेसिस, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी एक आईपीओ रिलीज होता है तो उसका प्राइस क्या होता है, एक प्राइस एक बैंड में दिया जाता है, राइट, कि इस प्राइस से इस रेंज, इस रेंज से इस रेंज, राइट। ये रेंज का कॉन्सेप्ट, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो कॉन्सेप्ट इसमें लगते हैं, वो सारे जो है आपको क्वांटिटेटिव मेथड्स में भी पढ़ाए जाते हैं। तो ये 3 टॉपिक्स एफएससी, क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आपको ज़्यादा गहराई से समझे हुए होने चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते हैं। लास्टली दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते हैं तो पॉइंट नंबर 5 जो आपको ध्यान रखना है वो है क्या, वो है कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिस तरीके से मैंने जब ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का आपका सवाल जो है बताया, तो मैंने कैसे इस पूरे प्रॉब्लम को 5 स्टेप्स में डिसाइफर किया, ब्रेक किया, एक एक पॉइंट को अलग अलग तरीके से समझाया, उसकी यूटिलिटी बताई। तो इससे क्या है, एक स्ट्रक्चर, एक क्रम बनता है जब आप लोगों से बात करते हैं। जब आप मेरे वीडियो से को भी देख रहे हैं तो आपके दिमाग में क्रम बन रहा है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। तो जब क्रम बनता है ना, स्ट्रक्चर बनता है, तो लोगों को बात और अच्छे तरीके से समझ आती है, राइट। तो हेंस आप भी कल को जब इन्वेस्टमेंट बैंकर बनेंगे तो अपने क्लाइंट्स को इसी क्रमबद्ध तरीके से समझाएंगे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, थ्रेट्स के बारे में, और क्या डिसीजंस लेने। तो अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स, किस तरीके से आप बात करते हैं इंग्लिश में, नंबर 1, क्योंकि जो लैंग्वेज ऑफ फाइनेंस है वो तो इंग्लिश है, तो इंग्लिश में अगर आप कच्चे हैं तो यू हैव टू इंप्रूव ऑन योर इंग्लिश लैंग्वेज। नंबर 2, जब भी आप बात करें आप देखिए कि क्या आप अपनी बात जब समझा रहे हैं किसी को तो क्या एक स्ट्रक्चर लेकर आ रहे हैं कि नहीं, क्या आप पूरा ब्रह्मांड तो नहीं छान मार रहे हैं, आप क्या एक स्ट्रक्चर तरीके से अपनी बातें पुट अक्रॉस कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते हैं आप, तो ज़रूर अपने इंग्लिश स्किल्स पे, वो खासकर बोलने की स्किल्स में, राइट, रिटन और बोलने की स्किल्स में दोनों, राइट, वो आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। और दूसरा, किस तरीके से स्ट्रक्चर तरीके से अपनी बात रखनी है 3 पॉइंटर्स में, 5 पॉइंटर्स में, वो सीखिए। क्योंकि जब आप अपनी प्रेजेंटेशंस देंगे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में प्रेजेंटेशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां आप अपनी बात पॉइंट्स के हिसाब से अपने फ्लुएंट इंग्लिश में समझाते हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने इन्वेस्टर्स को। तो वो आपको 5th पॉइंट है जो ध्यान रखना, राइट। सो आई होप यार दिस गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, right? And yes, Kavin Raja, right? I just hope, yeah, that not only would you succeed here in building a career in finance, but you will be a great investment banker going forward. Just be focused on CFA. Ensure that you, are clearing at least 2 levels of CFA, because after 2 levels of CFA, all these opportunities in the investment banking domain open up, and I'm sure, yeah, that you will do supremely well, right? I just hope, guys, that you really liked and enjoyed this video. If so, please do share and subscribe so that you can always be in touch with more such knowledgeable videos which are supposed to come in the coming future. Thank you so much for joining today. Wish you all the luck. Keep learning and keep shining. Bye-bye. Dosto, I hope you gained a lot from the session today. If you are excited to start your journey in finance and want to prepare CFA, friends, I am here to help you. I have prepared the entire CFA Level 1 curriculum in very easy to understand lecture series. It has a lot of practical examples, right, from the finance industry and business industry, where I've explained you every concept, linking it to how this concept is used in the real financial world, like fiscal policy, monetary policy. I've picked up real quotes from the industry to explain you these concepts. So do give it a try, because that way your concepts will really go not in your mind but in your heart. Number 2, I really and truly believe that your CFA Level 1 is fruitful only if you qualify for a good financial role. And how will that happen? If you pick up these concepts and are able to apply in the real practical financial world in your jobs. So what I have done is picked up all these concepts, and I've also taught you in my lecture series how to apply this in your Excel, so that your proficiency in Excel, knowledge of Excel is also enhanced. So with these two, in just 3 to 4 months with my lecture series, you can prepare the entire curriculum. Also, you will get 6 mock exams, which once given once every week will take you 1.5 to 2 months for your mock exams and revision. That way, in just 4 plus 2, which is 4 months for the curriculum to get over, 2 months for your mock exam and revision, in just 6 months, you will be fully prepared for the CFA Level 1. Details of the curriculum as well as a lot of demo sessions are given in the description.
do give it a shot, and trust me friends, it is available at a very, very nominal price. So do give it a shot.